हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस अगेन। तो वेक्टर के द्वारा कैसे हम लोग जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं प्लांट्स में, ये हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो है फॉरेन जीन या फिर डीएनए ट्रांसफर हो सकता है प्लांट्स में बिना वेक्टर के। अब तक हम लोगों को वेक्टर की जरूरत पड़ रही थी, अब ये जो मेथड्स है ये है वेक्टरलेस, यानी कि बिना वेक्टर की मदद से हम लोग जीन किस तरीके से टारगेट सेल प्लांट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोपोरेशन का। तो जैसे जैसे एडवांस टेक्निक्स हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मेथड्स आ चुके हैं इलेक्ट्रोपोरेशन के, नैनो फाउंटेन, बल्क इलेक्ट्रोपोरेशन वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छी अच्छी एडवांस टेक्निक्स आ चुकी है और हम लोग बेसिक समझेंगे कि इलेक्ट्रोपोरेशन होता कैसे है। ठीक है, ओके। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे यू कैन सी कि हम लोगों ने बैक्टीरिया प्लाज्मिड डीएनए का मिक्सचर ले लिया है। तो बफर है बेसिकली, डीएनए उसमें एडेड है। और टारगेट क्या है, हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू गेट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। तो कुछ किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, सपोज हम लोगों ने कर लिया एक्सपेरिमेंट, और हमको क्या देखना है कि जो सेल्स जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किए, जो हमको रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स मिली है, उनमें से कौन सी जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रही है क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन वी कैन गेट दैट, राइट। बिकॉज क्या उद्देश्य है, फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे क्यूवेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन क्यूवेट, उसमें ट्रांसफर कर दिया है। ठीक, तो डीएनए जो है पहुंच जाएगा कहाँ पे, छेदों में पहुंच जाएगा। कहाँ पे टारगेट है हमारा, प्रोटोप्लास्ट है बेसिकली टारगेट। सो वी हैव टू डीएनए को पहुंचाना है कहाँ पे, छेदों में, पोर्स में, प्रोटोप्लास्ट में पहुंचाएंगे। तो डीएनए डाला, बफर में है इलेक्ट्रोपोरेशन क्यूवेट एंड वी अप्लाई बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, लेकिन हाई वोल्टेज हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग देते हैं, जो कि सप्लाई हो रही इलेक्ट्रोड्स के बीच में। यहाँ पे हो रहा है ये काम। तो जिसकी वजह से जैसे ही इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होगी हाई वोल्टेज की वजह से, तो डीएनए जो है वो सेल में एंट्री कर जाएगा। अब सेल में एंट्री यानी कि छेदों में, पोर्स में एंट्री तो कर गया, लेकिन कहानी क्या आती है, प्रोटोप्लास्ट इज द टारगेट, राइट। तो प्रोटोप्लास्ट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम इज द सेल वॉल की प्रॉब्लम है। ठीक, सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल को हम लोग डिसॉल्व करते हैं किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से, और वो एंजाइम्स होते हैं सेलुलेसिस और पेक्टिनेसिस। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम करते हैं। सो व्हेन वी ऐड दीज एंजाइम्स, तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी, और डीएनए जो है जो एक्सप्रेस कर रहा है उस पर्टिकुलर जीन को, conferring antibiotic resistance, will get that particular gene of interest तरीके से we can select। तो ये बड़ा ही बेसिक सा, बड़ा ही आसान सा तरीका होता है इलेक्ट्रोपोरेशन, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है, इफ आई टॉक ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक, प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोपोरेशन में सेल डेथ, हाई रिस्क होता है सेल डेथ का। अब भाई किसी चीज के एडवांटेजेस है तो नुकसान भी तो होएगा ही होगा ना। तो ये बिल्कुल ही बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोपोरेशन का होता है, इस तरीके से करते हैं, आया समझ में। तो ये एक मेथड हो गया जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेन जीन को प्लांट्स में डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है दूसरा जो मेथड है, इसको बोलते हैं पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट या फिर जीन गन और या फिर
बायोलिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक वेक्टरलेस मेथड है जिसकी मदद से हम लोग फॉरेन जीन को ट्रांसफर कर देते हैं अपने टारगेट से। अब वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिस कि किस तरीके क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सो दिस इज रप्चर डिस्क और उसकी कैप होती है यहाँ पे। एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको लॉन्च असेंबली यूनिट कहते हैं। यहाँ से लॉन्च होएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना सैंपल रखेंगे यहाँ पे, ठीक। और उसमें लिड है, ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, बीच में एक डिस्क आ रही है, एक होल्डर आ रहा है, एक स्टॉपिंग स्क्रीन आ रही है। तो मेनली क्या होता है जब हम लोग सैंपल लेते हैं, सैंपल क्या, डीएनए, ऑब्वियसली डीएनए सैंपल है, डीएनए जो होता है हमारा, तो उसको कवर करते हैं किससे, कोट करते हैं किससे, हाई वेलोसिटी गोल्ड पार्टिकल्स। व्हाट इज हाई वेलोसिटी गोल्ड पार्टिकल? या फिर टंगस्टन से। क्यों ऐसा क्यों होता है, सोचिए। सोचिए क्या जरूरत पड़ेगी फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने में, कोट करने में गोल्ड या टंगस्टन से? ऐसा क्या कर सकते हैं टंगस्टन से? ठीक, तो पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, जीन गन या फिर बायोलिस्टिक, इस तरीके से हमने कोट कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सैंपल ऑलरेडी रख दिया, ये रख दिया, ये कोटिंग हो रही है यहाँ पे, और रख दिया यहाँ पे स्टॉपिंग स्क्रीन और इसके बीच में, होल्डर के बीच में। नाउ नेक्स्ट फिर क्या होगा, अब हमको टारगेट में यहाँ पे पहुंचाना है ना, टारगेट पे पहुंचाना है। पेट्री डिश के ऊपर हमारा लीव सैंपल रखा हुआ है, एंड अगेन उद्देश्य क्या है, उस प्लांट सेल के अंदर एंट्री करनी है फॉरेन डीएनए को। तो जो प्रोपल्शन का काम करते हैं वो काम करते हैं हीलियम प्रेशर गेज, दिस वन। तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल को प्रोपेल करता है ये, यानी कि एक फोर्स आएगी, पुश करेगा उसको। ठीक है, करीब 250 से लेके 350 अराउंड स्पीड होगी, और पुश करेगा एकदम से, चलेगा, पुश करने का काम करेगा, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो प्लांट में पहुंच जाएगा। बट अगेन अगर एडवांटेज है, एकदम से एक तो लाइक एकदम से हो रहा है प्रोसेस, डायरेक्ट मेथड है ना, आई मीन हो रहा है, लेकिन जो क्या है प्रॉब्लम ये आती है कि सेल डेथ के भी इसमें चांसेस होते हैं, और कॉस्टली भी होता है ये वाला प्रोसेस। बट वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, इसका जो एडवांटेज है बहुत ही बढ़िया, वो है ये जीनोटाइप इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कोई भी प्लांट सेल को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी स्पीशीज, कोई भी प्लांट। तो इसका काफी बड़ा एडवांटेज है। तो ये बात करी हम लोगों ने पार्टिकल जीन गन, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, जीन गन और बायोलिस्टिक्स की। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जो टारगेट कर रहा है मोनोकॉट्स और मोनोकॉट्स पे और क्लोरोप्लास्ट में we can transfer our gene of interest, or I can say foreign DNA जो कि एक्सप्रेस कर रही है वो पर्टिकुलर जीन। मान लिया मेरा मन किया या आप लोगों का मन किया, एक रिसर्च किया हम लोगों ने कि एक ट्रांसजेनिक प्लांट हम लोगों को क्रिएट करना है जो कि एक्सप्रेस करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिसिनल
कोई भी एल्कोलॉइड वगैरह, है ना। तो क्लासिक एग्जांपल यहाँ पे एक दे रखा है कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट ले लिया टी, प्लाज्मिड वो कैरी कर रही है जीन्स जो हमको चाहिए, और इस तरीके से जो है अगेन मेटल कोटेड क्या कर दिया, डीएनए को कोड कर दिया, और जो कि एक्सप्रेस करी वो पर्टिकुलर जो हमको जीन्स चाहिए। कौन सी जीन्स? जो कि एक्सप्रेस कर रही है यहाँ पे मेडिकल प्रॉपर्टी, वो कुछ भी हो सकती है ना, डिपेंड्स ऑन आवर रिसर्च, राइट। So with the help of gene gun or this particular process, we are targeting this into a plant tissues। फिर हम उसको यहाँ पे पेट्री डिश में ग्रो वगैरह करके कैलस को पाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एंड देन ये सब लेबोरेटरी में काम हो रहा है, जिसकी वजह से फिर हम शूट आप लोगों ने कर चुके होंगे ये वाले एक्सपेरिमेंट्स, राइट। करते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो शूट ग्रो कर जाती है, उसके बाद में फाइनली हमारा ब्यूटीफुल सा प्लांट ग्रो करता है विच इज एक्सप्रेसिंग जो भी हमको चाहिए। तो कुछ भी कर सकते हैं ना, डिजायर्ड जीन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कोई मैं प्रोटीन पा सकती हूँ, जैसे कि इंसुलिन वगैरह कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट भी। कोई और प्रोटीन ले लीजिए, हीमोग्लोबिन का हम कर सकते हैं, डिजायर्ड जीन पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है, तो प्रोसीजर वही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला, टेक्नोलॉजी वाला, सब खाना पूर्ति सब वही चल रहा है। बस जो अब जो मेथड्स हो रहे हैं यहाँ पे वो क्या हो रहे हैं, अभी आप देखिए, आप देख सकते हैं दोनों इन्होंने मिला दिए, तो वेक्टरलेस, मतलब कोई वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिस इज लाइक डायबिटीज 2 का फाइंड आउट कर रहे हैं वाले रिसर्चर्स, इन्होंने ये मेथड यूज किया, पार्टिकल बोमार्ड मेथड, है ना। चलिए आगे समझ में, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है माइक्रो इंजेक्शन। ये भी काफी बढ़िया टेक्निक है डीएनए को डिलीवर करने में। सो डायरेक्ट डीएनए की जो होती है वो डायरेक्टली डिलीवरी होती है, पहुंचता है वो किसमें, टारगेट में, या आई कैन से अगेन सेल में, सेल। तो ये जो मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, ये ज्यादातर यूज होता है एनिमल सेल में डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। तो वी कैन सी यहाँ पे ये रहा निडल, और ट्रांसफॉर्म कर दिया, एग्रोस मोल्ड पे रखा हुआ एक ज़ेब्रा फिश एम्ब्रियो, एंड वी आर ट्रांसफरिंग, वी कैन ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर डीएनए, और हमको मिल जाता, डायरेक्टली हो जाता है ये। तो काफी बढ़िया टेक्निक है। एंड अगेन ये ज़ेब्रा फिश पे रिसर्च चल रहा है, उसका इमेज है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, समस्या है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम है। जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट में हम लोगों को सपोज टारगेट करना है, प्रोटोप्लास्ट को भी क्या टारगेटिंग अधिकतर। तो so we know in case of a plant cell, like there is a बड़ा वाला vacuole, so this is vacuole, और उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कवर वैक्यूल को क्या ढकता है, क्या कवर करता है, टोनोप्लास्ट करता है, वी नो दिस, है ना। तो व्हेन वी आर टारगेटिंग आवर डीएनए, जब हम डीएनए को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट में, तो प्रॉब्लम क्या आती है, टोनोप्लास्ट को डैमेज हो सकता है इस दौरान। तो वो चीज यहाँ पे गड़बड़ होती है, तो इट कैन डैमेज दिस, डैमेज कर सकता है टोनोप्लास्ट को। तो इसको ध्यान में रखते हुए, तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज है, और ये बहुत ही कम सेल्स, कुछ ही सेल्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस लाइक माइक्रो इंजेक्शन।
एक और जो है इसका यूज हो रहा है, एक और टेक्निक है, उसको बोलते हैं गैलेनस्टेन एक्सपेंशन फेमटो सिरिंज। व्हाट इज फेमटो? फेमटो से क्या मतलब है? तो गैल गॉलिनस्टैन आई गेस इसका इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एक बेसिकली क्या होता है, एक पानी की तरह लिक्विड होता है जो कि अगर हम लोग इसको हीट देंगे तो ये फूल जाएगा, फूल जाता है, फूल जाता है। तो जैसे ही फूल जाता है ना, तो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, तो फूल जाएगा जिसकी वजह से आसानी से जो है डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा सेल्स में। इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, जस्ट एप्लीकेशन पार्ट, लाइक वन ऑफ द एप्लीकेशंस आई हैव शेयर्ड। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट माइक्रो इंजेक्शन। एंड अगेन प्रॉब्लम भी है और एडवांटेजेस भी है। तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या ये इजीली अवेलेबल है, क्या इसमें सेल डेथ की प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं रिस्क तो सेल डेथ का हर किसी मेथोडोलॉजी में हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन जो है काफी ट्रांसजेनिक प्लांट्स हमको मिल जाते हैं इस तरीके से प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें। और एनिमल्स में तो बहुत सारी खुराफाती चीजें चल रही है, रिसर्चेस चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और मेथोडोलॉजी आती है और उसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड वाला विस्कस या फाइबर्स मेथड के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ये जो रिसर्च पेपर निकाला गया यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म कॉटन को ट्रांसफॉर्म कर दिया उसकी स्पीशीज को। सम researchers did that particular experiment and in this basically what is silicon carbide? It's a compound जिसको हम कार्बोरंडम के नाम से भी जानते हैं। और ये होता है, ये बना होता है सिलिका, तो कंपाउंड है बेसिकली सिलिका और कार्बन का, तो कार्बोरंडम के नाम से जाना जाता है। और काम क्या होता है? अगेन काम वही होता है। तो सपोज मेरे पास ये एक लीफ बना लूं, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में भी अगेन क्या टारगेट क्या होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट होना चाहिए? प्लांट सेल में क्या कर रहे हैं? तो ये प्लांट सेल है, तो उसमें ये हम लोग डाल देंगे। क्या डाल देंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड डाल दिया, प्लस दिस आई विल राइट SC। ठीक, और विग्रस बहुत जोर से उसको शेक करते हैं, हिलाते हैं उसको, विग्रस शेक करते हैं। यहाँ पे शेक करेंगे तो जैसे ही शेक करेंगे वो मिलमिला जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें जो है पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जब छेद हो जाएगा तो फॉरेन डीएनए जो है, जो कि एक्सप्रेस कर रही है जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पर्टिकुलर प्रोटीन या पर्टिकुलर whatever we want to extract, तो डीएनए उसमें पहुंच जाएगा। एंड देन वी कैन अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस वही वाला सब चलेगा मेथड कि ग्रो कर लिया प्लांट को, और वो जो भी बढ़िया वाला जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाएगा ना। ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसजेनिक प्लांट हमको मिल जाएगा। तो दिस was again utilized as a vectorless, this is again utilized as a vectorless method। ठीक, तो ये भी जो है, अगर मैं एप्लीकेशन पार्ट की बात करूं, ये टारगेट जो अधिकतर कर रहे हैं मोनोकॉट्स पे इनकी एप्लीकेशन पाई जाती है। तो मोनोकॉट्स में यूज होते हैं। तो यहाँ एक बार देख लीजिए डायग्राम की क्या क्या किया गया है। ऐसे जैसे छान लेते हैं और फिर फिल्ट्रेट हमको मिला, और फिर अगेन लाइक ट्रांसफॉर्म वाला, वो तो सब कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस वी आर यूटिलाइजिंग। सो दिस वाज अबाउट सिलिकॉन कार्बाइड विस्कर्स। इजी, कितना आसान है। एप्लीकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और क्या क्या हो रहा है ये भी हमको पता होना चाहिए इन अलग अलग टेक्निक्स में। नाउ नेक्स्ट इज ये, आई गेस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेरा फेवरेट वाला, लाइपोसोम।
एनकैप्सिडेशन मेथोडोलॉजी इसको बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, ये भी बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। करंट एप्लीकेशंस कैंसर वगैरह ड्रग डिलीवरी में है सबसे ज्यादा, और आज के दौर में बहुत ही ज्यादा काफी सालों से चल रहा है। बहुत बढ़िया टेक्निक है, मेनली फॉर 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 कैंसर वैक्सीन और कैंसर ड्रग्स के रूप में उनको उनके प्रोडक्शन में काम आती है वाली टेक्निक। ठीक, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस। सो यस, सो इट इज बेसिकली फॉर ड्रग डिलीवरी। तो इसमें क्या करते हैं, ये रहा हमारा डीएनए आरएनए या ऐसा ही जो भी हमारा फॉरेन डीएनए या चाहिए हमको, या फिर ड्रग चाहिए, या फिर एक और ड्रग, यहाँ पे क्रिस्टलाइन ड्रग ले ली। ठीक, तो उसको क्या कर देते, कवर कर देते किसमें, लाइपोसोम में। हम लोगों को पता है लाइपोसोम क्या होते हैं, वेसिकल्स। पता है कि नहीं पता है? तो अलग अलग इन्होंने टारगेटिंग लीगेंड अलग अलग बहुत सारे ले लिए, प्रोटीन भी ले लिया, एंटीबॉडी भी ले ली, पेप्टाइड भी ले लिया, कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया, स्मॉल मॉलिक्यूल भी ले लिया। सो दिस इट्स लाइक अगेन यहाँ पे डीएनए है, डीएनए को क्या कर दिया, कहाँ घुसा दिया, किसको सराउंड कर दिया, लाइपोसोम वेसिकल से, ताकि उस पर अटैक ना हो। पहुंच रहे हैं, अंदर पहुंचेगा उस तरीके से, अपना ही भाई समझेगा जब एंट्री करेगा किसी की सेल में, तो है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन मान लीजिए ये टारगेट हम लोग प्लांट सेल में करें तो प्रोटोप्लास्ट में पहुंचेगा। तो प्रोटोप्लास्ट में जब ये पहुंचेगा प्लांट्स की, ये मैंने दोबारा से पत्ता बना लिया ताकि आप लोगों को याद रहे। प्रोटोप्लास्ट में पहुंच गया और वहां पे होते हैं क्या, प्रोटोप्लास्ट में होता है लाइपेज एक्टिविटी होती है। लाइपेज एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लाइपोसोम, ये जो लिपिड वेसिकल है, दिस इज बेसिकली लिपिड वेसिकल, नो, दिस लिपिड वेसिकल में डीएनए को रख रहे हैं, है ना, उसके अंदर। तो इसको ये डिसॉल्व कर देगा लिपिड को, इट डिसॉल्व्स, और ऑब्वियसली डिसॉल्व यानी कि घोल देगा लिपिड को। तो डीएनए जो है वो प्लांट में, प्रोटोप्लास्ट में, टारगेट में पहुंच गया, होस्ट जीनोम में पहुंच गया। इस तरीके से होता है, बड़ी ही बेसिक सी चीजें हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टरलेस मेथड्स, हाउ डू वी डू, ये छोटी छोटी सी चीजें हमने समझी है। आगे भी और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि गेट, डीबीटी, जेआरएफ, जैम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन फ्रेम होके आते ही आते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स जो है आ रहे हैं। तो चलिए समझते ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसने जो है सिग्नलिंग पाथवेज को रुकवा दिया यार। अच्छा, तो जानते हैं ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें, और वो सीक्रेट टॉपिक है जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए लाइफ साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होके आते ही आते हैं। कैसे पता लगेगा अभी देखिए। ठीक, तो जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स की बात करें अब। जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि जीन किसकी, यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग बैक्टीरियल जीन की। तो डीएनए बना लूं मैं, डीएनए बना लूं, जीन तो नहीं बनाऊं। ठीक, तो ये मैंने बना लिया बैक्टीरियल क्या, जीन। जीन और डीएनए एक ही बात है क्या, बना ली। तो जब ये प्लांट सेल में ट्रांसफर होगी, ये हुई प्लांट सेल, when a bacterial gene is transferred to a plant cell, the process is known as transformation. उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसफेक्शन क्या था, अरे अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आए इतना समझ में, ट्रांसफर हो गई। ठीक, अब ये दो तरीके से हो सकती है।
या तो वेक्टर बेस्ड, यानी कि वेक्टर की कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी, सो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, या फिर दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नॉन वेक्टर बेस्ड, यानी कि वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में ऐसी कोई बीमारी है जिसमें वेक्टर की जरूरत पड़ रही है? सोचिए सोचिए, कोविड तो नहीं है वेक्टर बेस्ड, ये नॉन वेक्टर बेस्ड है, ठीक। सो वेक्टर और नॉन वेक्टर बेस्ड। अब इसमें जो है आते हैं अपने टॉपिक पे, और वो है एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ये है इंपॉर्टेंट जी। एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स, प्लांट्स। अब कहानी ये है कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये भी दो तरीके के, एक हो गया ट्यूमेफेशियंस और दूसरे हो गए राइजोजीन्स। आगे पार्ट बी के क्वेश्चंस लाइफ साइंसेस के, ट्यूमेफेशियंस और बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस है। राइजोजीन्स, ठीक। और क्या बीमारी कर रही है ये वाला जो बैक्टीरियम है ट्यूमेफेशियंस? क्राउन गॉल डिसीज करता है भाई प्लांट्स में। अगर आप लोग जाएंगे कभी बाहर, मिलते हैं इस तरीके के प्लांट्स, इन्फेक्टेड प्लांट्स जिनमें ये बीमारी होती है क्राउन गॉल, तो क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किया है? मोटा हो जाता है उनका ट्रंक। ये वाली तो बीमारी नहीं होती, वो फूले फूले से जो लगते हैं प्लांट्स। और राइजोजीन्स जो है वो करते हैं कौन सी बीमारी, कौन सी? हेरी रूट, ये तो नाम से पता लग रहा है, हेरी रूट, हेरी रूट डिसीज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और इन्फेक्ट करते हैं किसको? डाइकोट्स को, प्लांट डाइकोट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हुई छोटी सी बात इस बैक्टीरियम के बारे में। थोड़ा सा और अगर आप पता लगा सकते हैं तो ये पता लगे कि ये वाला बैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव है, तो किस तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है उस मैकेनिज्म को हम लोग जानेंगे। अब इसमें घुसते हैं कि किस तरीके से जो हो रहा है इन्फेक्शन हो रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इतना आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द कहानी गोज ऑन भाई। सिग्नल पाथवेज हमने बहुत ज्यादा पढ़ ली है, और भी पढ़ेंगे, और भी इंपॉर्टेंट पाथवेज है भाई लाइफ साइंसेस के लिए स्पेशली। ओके, अब मैं स्ट्रक्चर तो आप इमेजिन करें ना बैक्टीरियल सेल का। अब इसमें जो होता है एग्रोबैक्टीरियम की बात करें, ट्यूमेफेशियंस में होता है एक प्लाज्मिड। अभी हमने बात करी वेक्टर मीडिएटेड की, तो प्लाज्मिड क्या होता है रिकॉल कीजिए। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में होता है टीआई प्लाज्मिड, और इसी तरीके से राइजोजीन्स में भी जो प्लाज्मिड होता है वो होता है आरआई प्लाज्मिड, जिसकी वजह से प्लांट का जो न्यूक्लियर जीनोम है वहां पे पहुंचते हैं और बीमारी करते हैं। इस तरीके से हो रहा है ये। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड की। तो स्ट्रक्चरल ये सिमिलर है, तो टीआई प्लाज्मिड पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि हमें मैकेनिज्म जानना कि किस तरीके से बीमारी ये जो हो रहा है, जीन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इस बैक्टीरियल जीन का प्लांट सेल में। सो लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीफुल, ये गोल ही होते हैं क्या वेक्टर्स?
रियल लाइफ में भी। सो आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रक्चर ऑफ टी प्लाज्मिड। ये बनाया गोल चक्री, और ये है हमारा टी प्लाज्मिड, हमारा बैक्टीरियम का। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या है देखिए, क्या क्या है। यहां पे होता है बॉर्डर सीक्वेंसेस, या फिर बॉर्डर्स भी बोल सकते हैं। सो ये है 5 प्राइम 3 प्राइम, नंबरिंग भी दे सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर। ये हुआ राइट बॉर्डर हुआ। कुछ बॉर्डर के बीच में चीजें आ रही है, कुछ बाहर चीजें आ रही है बॉर्डर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टी प्लाज्मिड का, आई रिपीट। और वैसे ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या क्या आ रहे हैं, यहां आ रहा है कुछ सिंथेसाइजिंग जीन्स, सिंथेसिस और सिंथेसाइजिंग, सिंथेसिस आई कैन से जीन्स। किसकी, देखिए किसकी, ऑक्सिन। याद आया ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन क्या है, साइटोकाइनिन। और यहां क्या आ रहा है, ओपाइन, ओपाइन्स और ओपाइन और एग्रोपाइन। सो ये क्या है, प्लांट हॉर्मोन्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये सिंथेसिस जीन्स है यहां पे, लेफ्ट बॉर्डर 5 प्राइम 3 प्राइम, आई कैन राइट के बीच में। अब कहानी ये है, थोड़ी सी मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि बैक्टीरिया जो है उसके पास प्रोमोटर नहीं होता, जिसकी वजह से ये जीन्स जो है सिंथेसिस होगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगी। आया, तो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में ये सब है, और यही है टी-डीएनए, यानी कि करीब 5 to 10% और 5 से 10% के बीच में जो पोर्शन आ रहा है इस टी प्लाज्मिड का, वो है टी-डीएनए। ओके ओके, एंड दिस टी-डीएनए इज ट्रांसफर टू दी प्लांट न्यूक्लियर जीनोम, जिसकी वजह से सोचिए क्या हो रहा है। अब यहां पे आता है एक और इंपॉर्टेंट रीजन, और उसको बोलते हैं ओरी, ओरी छोरी, ओराई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आया। यहां पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो है वायरुलेंस रीजन और विर रीजन, VIR जीन्स और रीजन, आई कैन से दिस वन। देखिए आई कहानी समझ में। अब इसके फंक्शंस भी हम लोग जानेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक और आ रहा है भाई, एक और जीन्स आ रही है, और वो कहलाती है ओपाइन कैटा
लिज्म और कैटाबोलाइजिंग बोल सकते हैं जीन्स और रीजन व्हाटएवर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये जो टीडीएनए है ये ट्रांसफर होता है किसमें? आई रिपीट, प्लांट के न्यूक्लियस या न्यूक्लियर जीनोम में। ये बैक्टीरिया जो है नहीं सिंथेसिस कर सकता इसको, सिर्फ प्लांट्स में ही सिंथेसाइज होगी ये वाली जो जीन्स है। अब यहां पे जो है ओपाइन वाली जो जीन्स है, अब ये उल्टा है, ये प्लांट्स जो है वो नहीं कर सकते, उनके पास ऐसे एंजाइम्स नहीं होते, बट बैक्टीरिया के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से ये कैटाबॉलिज्म हो जाता है ओपाइन से एग्रोपाइन का। ये जो ओपाइन से एग्रोपाइन है ये क्या है? ये नाइट्रोजन और कार्बन सोर्सेज हैं। किसके लिए? प्लांट के लिए या बैक्टीरिया के लिए? सोचिए। बैक्टीरिया के लिए होंगे ना। ठीक, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करते हैं ओपाइंस और एग्रोपाइन। और ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ओपाइंस जो है वो उनका डेरिवेशन जो होता है वो अमीनो एसिड से होता है, अमीनो एसिड से निकलते हैं। क्या मैं इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल सकती हूँ या नहीं? ठीक, और अलग अलग तरीके के जैसे कि ऑक्टोपाइन हो गया, नुपैलिन हो गया, और जी अगर हम एग्रोपाइन की बात करें तो वो हो गया, वो होते हैं आई गेस मेनोपाइन, इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। आया इतना समझ में? कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस, कैटाबोलाइजिंग जीन्स विच प्रोमोटर किसमें? प्लांट में, बैक्टीरिया में। इसी तरीके से इनका जो प्रोमोटर है या एंजाइम्स हैं वो किसमें है? प्लांट या बैक्टीरिया में। वो सोचिए। वायरुलेंस जीन और विर जीन्स की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी खेल जो है, सारा एक्टिवेशन विर जीन्स की वजह से हो रहा है। तो ये अलग अलग जीन्स होती है जो एक्टिवेट हो जाती है और उनके अलग अलग फंक्शंस है, जिसकी वजह से टीडीएनए इज ट्रांसफर टू दी प्लांट सेल। ओके, सो इफ आई डिलीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, वायरुलेंस जीन और वायरुलेंस ये वाला रीजन, विर जीन्स वाला पोर्शन, तो क्या होगा? होएगा ही नहीं। बैक्टीरिया जो हो क्या हो जाएगा? ए वायरुलेंट हो जाएगा ना। नाउ व्हाट इज वायरुलेंस भाई? ए वायरुलेंस हो जाएगा इफ आई डिलीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ये वाला पोर्शन अगर मैं डिलीट कर दूं तो ठीक। ओरी छोरी जो है वो तो ओरिजिन और रेप्लिकेशन है। मतलब इसका मतलब ही क्या है कि बहुत सारी कॉपीज बनाना बैक्टीरियम की। क्या वायरस में ओराई होता है या क्या होता है जिसकी वजह से वायरस की मल्टीपल कॉपीज बनती है होस्ट में? ओके, तो ये हुआ। तो टीआई प्लाज्मिड is transferred, is it? और TDNA is transferred, तो it's TDNA, I repeat, is transferred। तो वो वाला जो मैकेनिज्म है वो चीज, वो पूरा इन्फेक्शन साइकिल हम लोग समझेंगे आगे। अब आगे बढ़ते हुए कि टीआई प्लाज्मिड या TDNA जो होता है बैक्टीरिया से प्लांट में कैसे पहुंचता है, वो मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है और समझेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट भी है ऑब्वियसली। तो चलिए टीआई प्लाज्मिड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आ रही है। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, कितने बेस पेयर्स होते हैं, कितने रिपीट्स होते हैं। अब ये मैंने बनाया स्ट्रक्चर। अरे भाई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दोबारा से क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये सब ऐसे डायग्राम्स क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। ठीक, तो ये है बैक्टीरियम सेल, एग्रोबैक्टीरियम की सेल। एग्रोबैक्टीरियम लिख दूं यहां पे। ओके, और ये है प्लांट सेल। अब बैक्टीरियम जो है इसके संपर्क में, एसोसिएशन में, प्लांट के एसोसिएशन में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये
आ गया। सो दिस इज प्लांट सेल। यहां चलिए न्यूक्लियस बना ही लेते हैं, ये न्यूक्लियस हमने बना लिया पहले से ही। दिस इज प्लांट सेल का न्यूक्लियस, और भाई न्यूक्लियस से ऐसे 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 जाते हुए क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुंदर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज एंडोप्लाज्मिक, ER लिख लेते हैं, रेटिकुलम। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर चिपक गया, कांटेक्ट हो गया। तो जैसे हुआ, अभी क्या होता है, ये स्ट्रेस के दौरान होता है। स्ट्रेस प्लांट को कब होगा, जब कोई खुली चोट होगी। तो स्ट्रेस में बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम इसको क्या कर रहा है, अपना TDNA भेज रहा है, इसको बीमार कर रहा है बेसिकली। तो जैसे ही ये हुआ वंस बैक्टीरियल, तो यहां पे एक्टिवेशन हो जाता है जीन्स का, और प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और वो होते हैं फिनोल्स, जिनको बोलते हैं एसिटोसाइरिंजोन। एसिटोसिरिंजोन। ठीक, अब ये सेंस कर लेते हैं क्या, यहां पे मौजूद कुछ शुगर्स, एसिड्स और जीन्स। तो CHV, VIR, VIRG वायलेंस जीन्स है यहां पे, और यहां पे मौजूद है कुछ शुगर्स, एसिड्स वगैरह, CHVG हो गया, CHVI वगैरह होते हैं। तो फिर A और G सेंस कर लेते हैं किसको, एसिटोसिरिंजोन को, जो कि एक फिनॉल है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कर लिया सेंस, इन्होंने यहां से शुरुआत होती है। ठीक है, शुगर्स, एसिड्स वगैरह, यहां पे शुगर्स, एसिड्स एंड ऑल। सो दिस इज, अब जो है विर ए जो होता है, ये ऑटो खुद में ही फॉस्फोराइलेट हो जाता है, अपने आप से फॉस्फोराइलेट हो जाता है, और कहां पे होता है, हिस्टिडीन रेसिड्यू में। हिस्टिडीन रेसिड्यू में इसका जो है ऑटो खुद में ही फॉस्फोराइलेशन हो गया, खुद से हो गया ऑटो फॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विर जी जो है ये विर ए इसको फॉस्फोराइलेट करता है, कहां पे, कौन से रेसिड्यू पे, एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। आया क्या समझ में? पहले इसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ विर ए का, फिर उसने फॉस्फोराइलेट, फॉस्फेट ग्रुप किस पे जोड़ दिया, विर जी पे जोड़ दिया, कौन से रेसिड्यू पे, एस्पार्टेट रेसिड्यू पे। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये काम करेगा कैसा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, और एक्सप्रेस करेगा बाकी की वायरुलेंस जीन्स, जो कि कहां थी हमारी, TI प्लाज्मिड। ट्रांसफर होगा ना, तो यहां पे आ गई आप वायरुलेंस, रीजन ऑफ वायरुलेंस जीन्स मौजूद है। TDNA यहां पे है, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर, दिस इज राइट बॉर्डर, और उसके बीच में हमने सारी क्या जाना था, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में क्या आ रहा था, TDNA का पोर्शन हो गया ना पूरा ये वाला। सो दिस इज TDNA का पोर्शन, दिस, और बीच बीच में क्या आ रही थी, सिंथेसिस जीन्स आ रही थी, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन और एग्रोपाइन वगैरह TDNA में।
ओके, तो वंस VIR-G is activated on its aspartate residue पे phosphorylation के बाद it acts as a transcription factor which is further expressing the virulence genes, और वो बहुत सारी है, वो है, वो यहां पे पड़ी रहती है, देखिए यहां पड़ी हुई है, एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी जैसे VIR-G चाप वाले नहीं, VIR-G VIR-E2 मिलेगा, VIR-D5 मिल जाएगा, VIR मिलेगा D2, यहां पे है D1 और है F, अब एक्टिवेट हो गई। तो D1 और D2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और tDNA देखिए किस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये tDNA ऐसे निकला निक बन के सिंगल स्ट्रैंडेड, और वो किसकी मदद से हो रहा है, D1 और D2 की मदद से हो रहा है। सो VIR D1 और D2 जो है वो बेसिकली एंडो न्यूक्लियेजेस है, जो कि क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर से, और D2 जो है ये निक क्रिएट करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, tDNA को बाहर निकाल रहा है, और इधर से चिपका हुआ है इसी से। VIR D2 अटैच्ड है, कौन सा अटैचमेंट है, कोवेलेंट अटैचमेंट है, कोवेलेंटली अटैच्ड है tDNA से, और D2 को क्या, कौन धक्का दे रहा है, धक्का देने का काम क्या कर रहा है, कौन सा कर रहा है, D1 कर रहा है। ठीक, ऐसी VIR-C भी होता है यहां पे, जिसका काम होता है प्रोसेसिंग, tDNA की ये जो मैकेनिज्म है ट्रांसफर प्रोसेसिंग, इसको एनहेंस, इसको बढ़ावा देना। इंक्रीज करना, देखिए इतना है समझ में। ठीक है, हो गया, बढ़ा दिया। VIR-C जो है, C1C जो है वो बढ़ा रहा है। अब D2 इससे tDNA से चिपका हुआ है, कोवेलेंट अटैचमेंट है, अब ये पहुंचेगा उस तरफ, प्लांट सेल की तरफ पहुंच रहा है ये। अब यहां पे जो फंक्शंस आ रहे हैं, काम जो कर रहा है, यहां कर रहा है, इंपॉर्टेंट चैनल क्रिएट हो जाता है जैसे ही हुआ। सो a channel is created, एक जगह बन गई, यहां पे बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जैसे ये सब हो रहा है, और उस सीक्रेटरी चैनल को बोलते हैं T4SS, जिस VIR-B कॉम्प्लेक्स और D4 की वजह से। सीक्रेटरी चैनल बन गया, tDNA जैसे ही अलग हुआ उससे चिपका हुआ है VIR-D2। ठीक, और ये यहां पहुंचने वाला है किसकी मदद से, VIR-B D4 सीक्रेटरी चैनल की मदद से, और B जो कॉम्प्लेक्स है उसमें B1 से लेके 11 तक जो है आ रहे हैं ये वाले जीन्स। ठीक, अब ये पहुंच रहा है, देखिए ये पहुंचना शुरू हो गया इस चैनल के द्वारा, यहां पे लगा हुआ है क्या, VIR-D2, इसको भी कवर क्या कर रहे हैं यहां पे, E2 जो होते हैं वो न्यूक्लियसेस होते हैं विच प्रोटेक्ट tDNA, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। VIR-E2 है,
ये लगे हुए हैं और ये क्या काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस की तरह एक्ट करते हैं, पहुंचने लग गए। तो मेम्ब्रेन चैनल का काम कर रहे हैं E2 और प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं, टीडीएनए को बचा रहे हैं अटैक से। कौन से अटैक होते हैं टीडीएनए पे ऐसे? ठीक, अब ये पहुंच गया कहां पे, ये टीडीएनए पहुंच गया, इसके बाद ये हो रहा है कहां पे, ऐसे क्रॉस करेगा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी क्रॉस करते करते न्यूक्लियस में पहुंचेगा। और क्या क्या साथ लेके जा रहा है, E2 चल रहा है साथ में भाई, और ध्यान से देखे तो और क्या क्या साथ चल रहा है, चल रहा है E2 साथ में, कि न्यूक्लियस में E2 जाएगा। E2, this is TDNA, D2 अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, D2। और भी एक चीज चल रही है साइटोसोल की तरफ जो जा रही है, F, VIRF भी पहुंच रहे हैं भाई, यहां पे VIRF भी बना देते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें, टीडीएनए के अलावा कुछ और चीजें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये वाली विर्जीन्स पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, सिर्फ साइटोसोल में खत्म हो रही है। तो टीडीएनए रीचेस हियर, यहां पहुंच गया भाई टीडीएनए, फाइनली पहुंच गया। तो जैसे ही पहुंचा क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाने लग जाएंगे। इम्पोर्ट के बाद टीडीएनए विल बी एक्सप्रेस्ड इन दी प्लांट सेल, पहले साइटोसोल में फिर न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियस जीनोम में पहुंचे और बीमारी करेगा कि नहीं करेगा। एंड वंस टीडीएनए रीचेस द न्यूक्लियस, इट फर्दर एक्टिवेट्स ऑक्सिन, एक्सप्रेस कर देगा साइटोकाइनिन जैसी हुआ। रिकॉल कीजिए कि इसके पास कौन से, प्लांट के पास एंजाइम से इसके, या बैक्टीरिया के पास है एंजाइम से प्रोमोटर्स। ओके, तो ये एक्सप्रेस हो गई ऑक्सिनोसाइटोकाइनेज, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर हो जाएगा। ठीक, और एक और जो है, और क्या क्या एक्सप्रेस हो रहा है, ओपाइन भी हो रहा है। और यहां पे जो होते हैं ओपाइन परमिएज होते हैं, और ये टीआई प्लाज्मिड में दोबारा पहुंच जाएगा इस तरीके से। यहां पे ओपाइन जो इस तरफ जा रहे हैं, टी प्लाज्मिड की तरफ भी। सो ओपाइन परमिएज और ये ओपाइन परमिएज यहां पहुंच गए। आया इतना समझ में? ठीक है, तो थोड़ा सा और जो है यहां पे E2 और D2 के और भी इंपॉर्टेंट दो चार जो पॉइंट्स है वो ये है कि E2 जो अभी हमने समझा, दोनों न्यूक्लियसेस होते हैं ना, तो E2 के पास दो NLS NLS और इसके पास एक NLS होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंसेस, जिसकी वजह से टीडीएनए न्यूक्लियस में जा रहा है। इसके पास एक, इसके पास दो, और ये दो भी कौन से होते हैं, VIP1, मैं बात कर रही हूं यहां पे विर E2 की, VIP1 हो गया और VIP2 हो गया। तो ये मदद कर रहे हैं VIP1 न्यूक्लियस में जाने में, और VIP2 मदद कर रहे हैं किसमें, एक्टिव यूक्रोमैटिन में जाने में मदद कर रहे हैं NLS, किसके, E2 के। और D2 के NLS किसमें मदद कर रहे हैं, टीडीएनए को न्यूक्लियस में पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो इंटरैक्ट किससे करते हैं, वहां पे पड़े होते हैं हिस्टोन्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनसे इंटरैक्ट करते हैं।
सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुए E2 और D2 के। अब F जो है यहां पे VIR F का भी एक फंक्शन है। ये जो F होता है ये काम करता है किसका? डिग्रेडेशन का। प्लांट प्रोडक्ट्स को डिग्रेड करते हैं किसकी मदद से? सो विर F along with E3 ubiquitin ligase okay which is SKP1 को रिएक्ट करना एंड डिग्रेड्स प्लांट के प्रोडक्ट्स को। प्लांट प्रोडक्ट्स को डिग्रेड कर दिया और कुछ साइकिल वगैरह सेल साइकिल के फेजेस को भी एनहेंस करने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो है एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए जो है वो ट्रांसफर हो रहा है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से अभी बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही? बीमारी हो जाएगी। ठीक, तो फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट एंड कौन से जीन्स साइटोसोल में है, कौन से जीन न्यूक्लियस में पहुंच रहे, क्या चीज क्या कर रही है, ये आपको ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ तो अब जो है टीआई प्लाज्मिड घुस गया प्लांट के अंदर, घुस गया, इतना हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा मन किया कि टीआई प्लाज्मिड को क्या करने का, मॉडिफाई करने का। करा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है, चलिए समझते हैं। ये बना लेते दोबारा से हम लोग अपना सुंदर राउंड राउंड टीआई प्लाज्मिड। सो दिस इज टीआई प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक, एंड हम लोगों ने समझ लिया, वी अंडरस्टूड कि इसमें बहुत सारी चीजें आ रही थी, जैसे कि यहां पे लेफ्ट बॉर्डर, यहां पे है राइट बॉर्डर, यहां पे आ रही थी, क्या चीजें आ रही थी? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, सिंथेसिस जीन्स, ओपाइंस वगैरह वगैरह। तो ऑन्को जीन्स भी कह सकते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वाली जीन्स को कह सकते हैं, क्योंकि इतना हम लोगों ने समझ लिया था कि ट्यूमर जो होता है, प्लांट्स में भी ट्यूमर हो रहा है क्या, वो किसकी वजह से होता है? जब ये वाली जीन्स ऑक्सिन साइटोकाइनिन हार्मोन्स वाली जीन्स सिंथेसिस, इनका सिंथेसिस हो जाता है। तो दिस वी अंडरस्टूड। ओपाइन वाला भी हम लोगों ने समझ लिया था। तो ऑन्कोजीन्स भी कह सकते हैं इनको। ठीक, सो दिस एंड ये पोर्शन वी अंडरस्टूड कि ये जो है पूरा यहां से लेके यहां तक टीडीएनए पोर्शन कहलाता है। दिस इज टीडीएनए पोर्शन। और यहां पे क्या क्या आ रहा था? यहां पे हो गया हमारा मतलब ओपाइन कैटाबॉलिज्म भी होता है। फिर विरजीन्स, वायरुलेंस रीजन, बहुत सारी जो VIR वीर जीन्स है वो एक्टिव हो जाती है ना। सो वायरुलेंस रीजन। ठीक, ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं हम इसके साथ? जो है छेड़खानी कर सकते हैं, छेड़खानी किस तरीके से कर सकते हैं? मैं क्या क्या चीजें अंदर डाल सकती हूँ? चलिए आप लोग सोचिए।
क्या कर सकते हैं? तो आई कैन एड ये डब्बा बना दिया, ये बहुत सारे मैंने बॉक्सेस बना दिए। बॉक्सेस का क्या करना है यहाँ पे? ये बना दिया, ये बना दिया, और चलो जी ये भी बना दिया। ऐसे ऐसे जिगजैग सा ले लेते हैं। और ये ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 डब्बे बना दिए। ये क्या है? ये डब्बे नहीं है, ये है प्रमोटर। बॉक्सेस नहीं है, प्रमोटर, एनहेंसर। दिस इज एनहेंसर। ये हो गया 80 सीक्वेंसेस, 80 रिच सीक्वेंसेस। और मार्कर जीन्स कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रोमोटर, एनहांसर, टर्मिनेटर भी आ जाता है, 80 रिच सीक्वेंसेस और रिच सीक्वेंसेस और मार्कर जीन्स को यहां पे लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन्स है, सिंथेसिस जीन्स है। क्या मैं इसको हटा सकती हूँ? ये वाले पोर्शन को, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ये जिसको हम ऑन्कोजीन पोर्शन भी कह रहे हैं, हटा सकते हैं। तो अगर हमने इसको हटा दिया, ऑन्कोजीन पोर्शन को, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वाले पोर्शन को हटा दिया, तो ये जो टी डीएनए है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम, ये क्या बन जाएगा? डिसआर्म्ड, लंगड़ा टी डीएनए, ट्रिपल टी डीएनए बन जाएगा ऑन्कोजीन को हटाते, जो कि ट्यूमर कर रहे हैं। और यहां पे मैंने ला दिया, क्या ला दिया इसको हटा के? प्रोमोटर। सो ये प्रोमोटर यहां ला दिया। तो वी कैन लाइक, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमको ये ऑन्कोजीन हटाने की जरूरत पड़ रही है? तो यहां पे क्या क्या आ सकता है? लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में ये है अब हमारा प्रोमोटर। ठीक, यहां पे हम डाल रहे हैं मार्कर जीन, सो पी से लिख लेते हैं, प्रो लिख लेते हैं। यहां पे डाल दिया हमने मार्कर जीन, और ठीक यहां पे मार्कर जीन जहां लगा दी है, यहां प्रोमोटर के पास, मार्कर जीन के पास, हम लोग यहां पे डालेंगे क्या? अपना तोड़ मरोड़ के जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो मुझे घुसाना है, अपने इंटरेस्ट का जीन घुसाना है भाई, खोदापाड़ी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बताइए क्या करना है हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के? अपना क्या करना है? ठीक, डाल दिया, यहां पे डाल दिया हम लोगों ने। एनहेंसर भी डाल सकते हैं, ये एनहेंसर डाल दिया। इसी तरीके से 80 रिच सीक्वेंसेस डाल दीजिए। ठीक, मार्कर जीन्स हम लोगों ने डाल दिए, टर्मिनेटर भी डाला जाता है। तो प्रोमोटर और एनहेंसर का क्या फंक्शन होता है? सोच के बताइए। जो हमारा प्रोमोटर और एनहेंसर का क्या काम है? प्रोमोटर, जो हमको भैया एरिया ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, जो हमको रीजन चाहिए, एसेंशियल रीजन जिसकी हम तलाश में है, तो वो प्रोमोटर और एनहेंसर की मदद से हमको मिल जाता है। ठीक ठीक, इसी तरीके से 80 रिच सीक्वेंसेस जब हम डालेंगे तो उसका क्या काम है? उसकी मदद से क्या होगा? ये जो टी डीएनए है, टी डीएनए है, ये क्रोमैटिन में, कौन से वाले? एक्टिव वाला जो होता है, जिसे हम यू क्रोमैटिन कहते हैं, उसमें पहुंचाने में मदद करता है। सो ये काम हुआ 80 रिच सीक्वेंसेस का। इसी तरीके से मार्कर जीन्स, अब मार्कर जीन्स भी जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। अगेन जो इनका काम होता है वो किस चीज का काम होता है? आइडेंटिफिकेशन करना। किसका? जो हमने सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड की है। और मोस्ट कॉमन मार्कर जीन्स आ रही है नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, या फिर इसको
NPT2 भी कहते हैं। इसी तरीके से और आ रही है जैसे कि कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, ये हो गई भाई। रिकॉल कीजिए मेथडोलॉजी रिकॉम्बिनेंट वाली। और आ गई भाई हाइग्रो माइसिन रेजिस्टेंट जीन, ये भी आ गई। सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स भी होती है। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाती है, एक हो गई GFP। याद कीजिए GFP क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट होता है, करंट रिसर्च क्या चल रहा है, और ल्यूसीफेरेज। चमकते हैं ना ये, किसमें से, कौन से ऑर्गेनिज्म में से निकाले जाते हैं ये ल्यूसीफेरेज वगैरह, GFP। तो ये हो गई मोस्ट कॉमन मार्कर जीन्स जो यूज होती है। आपको लेटेस्ट जो है, वैसे तो बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं तो डेटा आप लोग ढूंढिएगा, और भी क्या मार्कर जीन्स अवेलेबल है जो कि हो चुकी होगी अवेलेबल, ठीक है। तो प्रोमोटर ये सब करके हम लोग को समझ में आ गया कि भाई अगर हम इसको छेड़ेंगे टीआई प्लाज्मिड वेक्टर को तो ये और भी बढ़िया कुछ ना कुछ तो इसका एडवांटेज निकल के आएगा ना, इसलिए तो छेड़खानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताइए, ठीक। तो प्रोमोटर कैन बी कॉन्स्टिट्यूटिव, इंड्यूसिबल वगैरह हो सकता है। तो ये सब कहानी हुई इसकी। अब क्वेश्चन ये है कि जो टीआई प्लाज्मिड वेक्टर है हमारा, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड वाली जो कहानी चल रही है, इस वेक्टर को हम उधर प्लांट सेल्स में पहुंचा रहे हैं, ये क्यों है, यूज क्यों हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशंस होगी इसकी। क्या क्या एप्लीकेशंस निकल के आने वाली है, जैसे कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही तो हमारा उद्देश्य है। रेजिस्टेंट वेराइटीज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स में इसका एप्लीकेशन ले लीजिए। और जी ट्रांसजेनिक प्लांट्स हमारे हिसाब का भाई हम लोग प्लांट बना रहे हैं तोड़ मरोड़ के, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तो चलते ही आ रहा है। और बायोप्लास्टिक जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्साइड ब्यूटेरेट, तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन बताइए मैंने, हालांकि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। नाउ टॉकिंग ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एग्रोबैक्टीरियम वाला। डिसएडवांटेज क्या है, इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं प्लांट सेल में, तो हम लोगों ने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया था कि न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, चला गया न्यूक्लियर जीनोम में। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की। मतलब कि कहीं पे भी वो जीन किसी भी रैंडम इधर उधर कहीं पे भी घुस जाएगी वो, तो ये एक प्रॉब्लम हुई। हमें जहां चाहिए थी वहां नहीं, कहीं पे भी घुस जाएगी। और कभी कभी जो क्या होता है, दूसरे मेम्ब्रेन्स में भी पहुंच जाती है। तो जहां जो हमारा टारगेट था वहां पे ना पहुंचते, इधर उधर पहुंच रही है। तो ट्रांसजीन एस्केप की एक प्रॉब्लम होती है, और ये रैंडम इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। तो उसको ठीक करने के लिए ऑब्वियसली अलग अलग स्ट्रैटेजीज आई है। तो और भी बढ़िया बढ़िया वाले इंजीनियरिंग प्रोसेसेस आया, जैसे प्लास्टोम इंजीनियरिंग प्रोसेस कहते हैं, ताकि जो है ये जो अड़म तड़म हो रहा है, ये गड़बड़ी जो हो रही है इधर उधर जाने की इस जीन की, वो ना। इस तरीके से एप्लीकेशन आप समझिए। आई होप आप ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं और आगे बढ़ाते हुए कि आप लोग क्या करना, वेक्टर्स देख लेना अलग अलग। ये टीआई प्लाज्मिड वेक्टर हुआ,
तो ऐसे ही और वेक्टर्स यूज होते हैं तो वो देख लेना, उसकी एप्लीकेशन देख लेना, और आगे बढ़ेंगे हम भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और कवर करेंगे। One more thing I can recall is examples of promoters and terminators and enhancers। देख लीजिएगा। प्रोमोटर जैसे कि 35S जीन, RNA जीन यूज हो रहा है एज अ प्रोमोटर, टर्मिनेटर यूज हो रहा है, एनहेंसर अलग अलग वायरस से जैसे SV40 वगैरह से निकाले जा रहे हैं, कॉलिमो मोजाइक वायरस से निकाले जा रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स एक बार देख लीजिएगा फॉर योर नॉलेज। So important topics we have covered for GATE and other examinations, और आगे भी बढ़ेंगे हम लोग important topics कवर करते हुए। Thank you.